चलिए अब हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं कि किस तरीके से जो है गांधी जी है के सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कौन थे। अभी गांधी जी हम लोग के सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हैं, लेकिन गांधी जी के सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कौन थे अब हम लोग ये देखते हैं। अब यहाँ से क्या होगा ना कि थोड़ा वीडियो लेंथी बनेगा, क्योंकि अब इसे ये मैं सोच रहा हूँ इसे पूरा कंप्लीट कर देने का इस पीडीएफ को। तो हो सकता है कि अब वीडियो अब लेंथी हो। अब इसे कंप्लीट करके अब नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग एंटर करेंगे। अभी तो ये हम लोग ये दृष्टि का पीडीएफ को कंप्लीट कर रहे थे, देख रहे थे। अब मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स है, अब वो उसमें नोट्स को पढ़ाना स्टार्ट करूँगा इसके बाद, और फिर मैं सक्सेसिव अपने नोट्स को पढ़ाऊँगा, जिससे सिर्फ मेरे वीडियो देखने से ही पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का आपका कंप्लीट प्रीलिम्स का कवर हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री का मैं पिछले 4 अटैम्प्ट से मैं अपने ही नोट्स को बार बार पढ़ के जाता हूँ, और इसी से ही मेरा सारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। मेरा लगातार प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है सिर्फ इसी पढ़ने से ही। तो आप बने रहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। अब ये गांधी जी के बारे में कि गांधी जी कहाँ से सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन लेते हैं। सबसे पहला ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है वो जॉन रस्किन से लेते हैं, ठीक है, जॉन रस्किन। तो इनसे क्या सीखते हैं, इनसे कंसेप्ट ऑफ सर्वोदय का सीखते हैं कि किस तरीके से जो है सबके लिए हम काम कर सकते हैं। दूसरा ये फिर सीखते हैं थोड़ो से, ठीक है। इनसे ये क्या सीखते हैं कि सिविल डिसओबीडियंस और टैक्सेशन कैसे क्या रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, इससे सीखते हैं थोड़ो से, ठीक है। और रस्किन से क्या सीखते हैं, रस्किन से एक और चीज़ सीखते हैं कि फ़िज़िकल लेबर का कितना रिस्पेक्ट हमको करना चाहिए। फ़िज़िकल चीज़ को अधिकतर लोग जो है इंटेलेक्चुअल चीज़ को रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन फ़िज़िकल चीज़ कहीं ना कहीं उसको उस हिसाब से रिस्पेक्ट नहीं मिल पाता, जिसके चलते फ़िज़िकल लेबर को जो है डिग्रेडेड तरीके से देखा जाता है। ये इंडिया में अभी भी बहुत ज़्यादा होता है कि अगर जो फिज़िकल लेबर करता है तो उसको उस हिसाब से रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, लेकिन जब वहीं अगर इंटेलेक्चुअल अगर कोई लेबर होता है तो उसको रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलता है। उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए, कोई एक टीचर है, कोई एक वकील है, कोई एक डॉक्टर है, ये सब इंटेलेक्चुअल वर्क कर रहा है, तो इसको समाज कुछ ज़्यादा रिस्पेक्ट से देखता है। और इन टाइम अगर कोई आपके घर में प्लम्बर मिस्त्री आ जाए, या कोई मज़दूर आ जाए, कोई रिक्शा वाला आ जाए, कोई टैक्सी वाला आ जाए, कोई ऑटो चलाने वाला आ जाए, तो उसको समाज उतने रिस्पेक्ट से नहीं देखता है। अब ये मान के चलिए कोई इंडिविजुअल ये बोल सकता है नहीं मेरे लिए सब कोई बराबर है एक तरीके का, लेकिन आप इससे ये पता लगा सकते हैं कि अगर मान के चलिए कि जो एग्रीकल्चर वर्कर है वो हमारे बिना एग्रीकल्चर के हम कुछ खा नहीं सकते हैं, अपना जीवन व्यापन नहीं कर सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर लेबर को भी डिग्रेडेड फॉर्म में देखा जाता है समाज में, ठीक है। तो इस तरीके से अगर फिजिकल लेबर को अगर डिग्रेडेड फॉर्म से देखेंगे ना, तो फिर हमारा क्या होगा ना कि हमारा ऑलवेज क्राइसिस रहेगा जॉब का। अब ये इसको यहाँ पे कैसे लिंक हो गया, क्योंकि अधिकतर जो जनरेशन है, जैसे मान के चलिए वो क्या करती है, वो अपना एस्पिरेशन रखती है कि हम मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या कोई ऐसा काम करती है जिसमें कि उसका इंटेलिजेंस का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। वो उसके लिए शुरुआत से पढ़ाई करती है, फिर कॉलेज जाती है, फिर उसके बाद भी स्ट्रगल करती है कि वो इंटेलेक्चुअल पोजीशन पे बैठे। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो जज हो सकता है, वकील हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, इंटेलेक्चुअल वर्क। लेकिन अगर ये सोच ले, अगर फिजिकल लेबर को ही उतना रिस्पेक्टफुल, उतना इंपॉर्टेंस मिला जाए, तो उसको इतना स्ट्रगल करने की ज़रूरत ही नहीं करेगा। वो सिंपल बोलेगा कि नहीं कि मुझे खेती करना है, तो खेती करने के लिए आराम से वो बहुत जल्दी ही आराम से एग्रीकल्चर फील्ड में वर्क कर सकता है, तुरंत इंटर कर सकता है, और वहाँ भी अपना कैरियर को जो है ग्रो कर सकता है। तो ये अगर इस तरीके का उसको रिस्पेक्टफुल तरीके से बनाया जाए, उसको समाज में इंपॉर्टेंस दिया जाए, तो हम लोग के समाज में कभी जॉब क्राइसिस या किसी भी सोसाइटी में जॉब क्राइसिस नहीं होगा। ये एक अगर हम इसी तरीके से अगर हम समाज का अगर डिवीज़न कर देते हैं तो हमेशा जॉब क्राइसिस रहेगा, क्योंकि इंटेलेक्चुअल वर्क जो है वो एक लिमिटेड अमाउंट में ही होगा। तो वो क्या होगा, वो समाज हमेशा ही मतलब कि जॉब क्राइसिस से ही गुजरेगा। तो यहाँ पे ये बहुत दूर का, जैसे कि ये जो अभी मैं बोल पाया, तो ये रस्किन ये चीज़ को सोच पाए थे उसी समय ही, और इसी चीज़ को गांधी जी भी समझ पाए, और इसलिए गांधी जी पहले ही बोल दे कि जो हम एक वकील को रिस्पेक्ट देते हैं, वही रिस्पेक्ट हमको जो है एक लेबर को भी देना पड़ेगा, एक रिक्शा वाले को भी देना पड़ेगा। जब ये रिस्पेक्टफुल अगर बराबर होगा, सही मतलब कि सिर्फ ऐसा नहीं कि सामने हम दे रहे हैं, मतलब कि हमारे मन में भी, मतलब कि मन में भी वही रिस्पेक्ट रहना चाहिए। अगर जब वैसा करेंगे ना, तो वो सामने वाले को फील होगा कि अच्छा ठीक है, क्योंकि अगर उसका बच्चा ये भी बोले कि हाँ हम इसी चीज़ को करेंगे, हम इसी चीज़ को ही हम आगे बढ़ा देंगे, तो हम उसमें ही वो कुछ ऐसा इनोवेट कर सकते। सपोज कर एक रिक्शा वाला है, अगर उसको एक मान के चले कोई एक इंडिविजुअल बोले कि मुझे रिक्शा वाला बनना है, वो रिक्शा वाला बनकर उसमें कुछ ऐसा इनोवेटिव ला दे, ऐसा कुछ चीज़ कर दे कि उसी को ही इतना अच्छा कर दे,
तो ऐसा वो, लेकिन वो ऐसा चीज़ में इन्वॉल्व होता ही नहीं है जनरेशन, तो क्योंकि फिजिकल लेबर को हमेशा ही डिग्रेडेड फॉर्म में देखा गया है। तो ये एक चीज़ ये रस्किन बता पा रहा है, रस्किन इस चीज़ को सोच पाए और ये गांधी जी भी इस चीज़ को बोल पाए। तो ये अगर हम लोग इस चीज़ को समझ लेते हैं ना, तो हम लोग का खुद का जीवन बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अभी हम लोग भी इतना पढ़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं कि एक इंटेलेक्चुअल पोजीशन पाने के लिए, जबकि फिजिकल काम हम कर सकते हैं, ठीक है, फिजिकल चीज़ अवेलेबल है हमारे चारों बगल, लेकिन वहाँ पे देखे, लेकिन उसको समाज डिग्रेडेड फॉर्म में देखा जाता है। अगर हम घुस जाते हैं तो फिर वहाँ से क्या होगा कि उतना ज़्यादा लाइकिंग नहीं मिलेगा, तो वो चीज़ वो फियर क्रिएट होता है, तो जिसके चलते हम लोग भी इसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे आ जाता है कि टॉलस्टॉय से क्या सीखे हैं, यहाँ पे टॉलस्टॉय से है कि नॉन वायलेंट और नॉन कोऑपरेशन ये सीखे हैं। तो ये चीज़ ये याद कर सकते हैं किससे क्या क्या सिखाया गया। अब थोड़ो में टी आता है तो टी फॉर टैक्सेशन हो गया, ठीक है, और सिविल डिसओबीडियंस इसको एक साथ याद कर सकते हैं कि टैक्सेशन है तो टैक्सेशन जो है वो सिविल के से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए टैक्सेशन और सिविल, ठीक है। अब आता है कि जो अब बाद ये भी रस्किन है, यही रस्किन ये भी है, जॉन रस्किन दोनों की है। तो यहाँ से क्या है, सर्वोदय और फिजिकल लेबर ये दोनों एक चीज़ में आता है, क्योंकि सबका अगर उदय करना तो उसमें फिजिकल लेबर भी आता है, तो ये दोनों सीख सकते हैं। फिर एक आता है टॉलस्टॉय। टॉलस्टॉय से क्या है, नॉन वायलेंट और नॉन कोऑपरेशन, ठीक है। टॉलस्टॉय में देखिए कि 2 बार ओ आता है, तो अब नॉन कोऑपरेशन नॉन वायलेंट में भी देखिएगा, इसमें भी है, इसमें तो कोऑपरेशन में ही 2 बार नो हो जाता है। तो यहाँ पे आता है कि इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो 3 पर्सनालिटी का बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता था, ये जॉन रस्किन, थोड़ो और टॉलस्टॉय। अगर आप इंटरव्यू में, जैसे कि मैंने खुद इंटरव्यू में इन 2 पर्सनालिटी का नाम लिया था, और गांधी जी का तो नाम लिया था और इन 2 पर्सनालिटी का नाम लिया था, जिससे कि चलते कि इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स मिले थे। तो यही चीज़ ये है कि अगर आप इंटरव्यू में या मेंस में कहीं पे भी आप बोलते हैं गांधी जी और उसके और डीप में जाते हैं, रस्किन का नाम लेते हैं, थोड़ो का, टॉलस्टॉय का, फिर उसके ये सारे कंसेप्ट का नाम लेते हैं और बताते हैं ना, तो ये आपका एक इम्पोर्टेंस वहाँ पे आपका थॉट क्लैरिटी बता सकता है कि क्या ये बंदा जो है कितने, इसके जो थॉट है, इसका वे ऑफ थिंकिंग कैसा और क्लियर है, तो सामने वाले और अच्छे से आपको समझ सकता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये एग्जाम दृष्टि का कुछ फैक्ट याद रखिए। महात्मा गांधी को पहली बार फादर ऑफ नेशन कौन कहा था? सुभाष चंद्र बोस। इंपॉर्टेंट है, इसका सारा फैक्ट इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, इसलिए इसको याद कर लीजिए कि गांधी जी के, मुझे लगता है ये भी फैक्ट भी कम पड़ जाए गांधी जी के लिए। गांधी जी के लिए इससे भी ज़्यादा फैक्ट मुझे याद करना पड़ेगा, या आप सभी को, हम सभी को याद करना पड़ेगा। अभी मेरे नोट्स में और भी फैक्ट मिलेंगे, आगे हम लोग देखते हैं। तो अब यहाँ पे कौन था जो सेक्रेटरी ऑफ जो महात्मा गांधी थे नोआखली इंसिडेंट्स के समय, कौन थे? प्यारे लाल। ठीक है, अब मैं नोआखली इंसिडेंट्स के बारे में बताऊंगा तो फिर उधर समय लग जाएगा, क्योंकि अगर मैं फिर अभी जैसे मैं इसको एक्सप्लेन किया तो एक्सप्लेन करने में ना क्या समय लगता है, फिर उसके बाद फिर क्या चीज़ें और ज़्यादा लंबा खींच जाती हैं, मुझे ये भी ख़त्म करना और भी चीज़ें ख़त्म करनी है, तो उस हिसाब से फिर कंप्लीट नहीं हो पाएगा मुझे ज्योग्राफी और सब सारे सब्जेक्ट को कवर करना। तो ये अब मैं थोड़ा सा प्रिसाइज रहता हूँ, जो फैक्ट है मैं उस पर ध्यान देता हूँ। ठीक है, मैं अब एक्सप्लेन थोड़ा सा कम करूँगा। ठीक है, यहाँ पे नोआखली इंसिडेंट्स के समय कौन थे? प्यारे लाल। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि नोआखली है, तो अब क्या होगा कि यहाँ पे तो खली है, तो यहाँ पे खली और यहाँ पे लाल से याद कर सकते हैं। खली में लास्ट में एल आई आता है और यहाँ पे लाल आता है, ली और लाल। ठीक है, प्यारे लाल हो गया कि अब यहाँ पे हो गया कि यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि अभी क्या कहते हैं कि जब कैरियर के लिए बात आता है उस समय कोई प्यार नहीं होता, तो नो प्यार। इस तरह ट्रिक से याद कर सकते हैं हम। अब ट्रिक पे ज़्यादा जोर देते हैं, फैक्ट पे ज़्यादा जोर देते हैं, अब रादर देन एक्सप्लेन थोड़ा सा कम करते हैं। गांधी जी वाज कोल्ड महात्मा ड्यूरिंग द चंपारण सत्याग्रह, रविन्द्रनाथ टैगोर। ये चंपारण सत्याग्रह हम लोग को पता है कि बिहार 1917 में हुआ था, और इसी के समय जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जो है इसको महात्मा कहते हैं। ठीक है, महात्मा होता है महान है जो आत्मा। ठीक है, ये थोड़ा सा रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो संत आदमी थे, तो इसीलिए इनको था आत्मा परमात्मा वाला विषय ज़्यादा, इसलिए इनको महात्मा से इसको डोनेट कर दिए थे, एक स्पिरिचुअल फिगर बना दिए थे। ठीक है, तो ये हो गया। फाउंडर ऑफ गांधी सेवा संघ जो है वो जमुना लाल बजाज किए थे। ठीक है, बहुत करीबी थे गांधी जी के ये जमुना लाल बजाज। तो यहाँ पे हो गया कि गांधी सेवा, ठीक है, गांधी सेवा संघ का कौन कहते हैं? जमुना लाल बजाज। ठीक,
अब यहाँ पे आता है गांधी जी हैड रिजाइन फ्रॉम द कांग्रेस इन द, हाँ ये 1934, ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये 1934 में फिर ये रिजाइन दे देते हैं और उसके बाद फिर जो है ये हरिजन के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं, पूरा इंडिया ट्रेवल करते हैं। तो यहाँ पे इसके ठीक से 10 साल बाद क्या होता है, 1924 होता है, ठीक है। तो 1924 में हम लोग अभी पढ़े थे कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था वो बेलगाम में हुआ था, और वही बेलगाम सेशन के जो प्रेसिडेंट थे वो गांधी जी थे। इसको यहाँ से और भी मतलब एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। 24 में फिर अगर हम 10 साल जोड़ देंगे तो 34 हो जाता है, 34 में वो कांग्रेस से रिजाइन कर देते हैं। अब गांधी जी किस दिन मरते हैं ये तो याद ही रहता है, 30 जनवरी 1948, ठीक है, बिरला हाउस यहाँ पे हुआ था। अब आते हैं कि किसान मूवमेंट और किसान सभा क्या था। अब यूपी किसान सभा कब इस्टेब्लिश हुआ था, ये 1918 में हुआ था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार कंप्लीट हुआ था, ठीक है। फर्स्ट वार जब कंप्लीट हुआ तो फिर यहाँ पे जो है किसान सभा हुआ था, तो उससे याद करते हैं। यूपी किसान सभा क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजी में पूछा जाता है। यूपी किसान सभा 1918। अब ये फाउंडेड बाय जो है इंद्र नारायण द्विवेदी है, गौरी शंकर मिश्रा है, मदन मोहन मालवीय है। कभी कभी पूछ देता है तो इसको याद रखेगा कि नारायण जी भी हैं और या तो इंदिरा जी ऐसे याद कर लीजिएगा, और गौरी शंकर तो हम लोग जान ही रहे हैं, भगवान शिव को कहते हैं गौरी शंकर। तो इंदिरा जी, गौरी शंकर जी और मदन मोहन मालवीय, ये जैसे मदन मोहन मालवीय तो याद रहना ही चाहिए, ट्रिपल एम है, ठीक है, इसको याद कर सकते हो, ट्रिपल एम है इसे। अब ये इसमें भी 3 लेटर है तो 3 इंडिविजुअल का नाम होगा ही होगा, ठीक है। यहाँ मालवीय हैं, एक मिश्रा जी हैं, एक द्विवेदी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, शाहजानंद सरस्वती, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, इसके बारे में मैं भी डिटेल में बताऊंगा नहीं, जो फैक्ट है उसी के बारे में लिखते हैं, बाद में इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि एक एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी पे एक एक वीडियो बन सकता है, उसका कंप्लीट वीडियो। अब आता है कि फाउंडर होता है बिहार प्रोविजनल किसान सभा के, ये फाउंडर होते हैं, और इनका जो है इसका जो रियल ये है, ये लैंडलॉर्ड के खिलाफ थे। तो ये लैंडलॉर्ड के खिलाफ एलिमिनेशन ऑफ लैंडलॉर्डिज्म हो गया। एग्रीकल्चर रिफॉर्म का प्रोग्राम का बात करते हैं, क्योंकि जो है हम लोग जानते हैं ना कि परमानेंट सेटलमेंट जो में है तो ज़मींदार को जो है ऑनरशिप बना दिया था, वही ऑनरशिप ज़मींदार अभी भी रखा हुआ था, तो वही अब जो है वो कल्टीवेटर को ऑनरशिप के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। अदर नेम क्या है, किसान प्राण, इनको किसान प्राण भी कहते हैं, ड्यू टू इसका जो किसान के लिए इतना काम करता है, ठीक। और ये भी रायता इनके द्वारा फैलाया गया, अंग्रेज के द्वारा। अगर परमानेंट सेटलमेंट नहीं लाता है ना तो फिर वो ज़मींदार का एक क्लास नहीं बन पाता। ये 1793 में ये वहाँ पे ही गेम खेल दिया ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब ये समझ रहे कितना छोटा छोटा चीज़ में ये लोग कितना बड़ा बड़ा चीज़ हाइड कर देता है। ये लोग मेंटल परसेप्शन बनाने में बहुत ज़्यादा माहिर है। आज भी ये लोग जो है वेस्टर्न कंट्री जो है मेंटल परसेप्शन बनाने में बहुत हाइर रहती है। अभी भी हम लोग जो है चाहते हुए भी नहीं चाहते हुए भी लोग जो है ना वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है ही, चाहे वो सही हो या गलत हो, बात की बात है, इन्फ्लुएंस रहता है। इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या हुआ था, ऑल इंडिया फार्मर कांग्रेस हो गया, ये 1936 में है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ऑल इंडिया फार्मर कांग्रेस है 1936, ठीक है। इसके प्रेसिडेंट स्वामी सहजानंद सरस्वती होते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर लोकेशन लखनऊ होता है। ऑल इंडिया किसान सभा, इसको नाम बदल करके ऑल इंडिया किसान सभा, ऐसे ऑल इंडिया किसान सभा कब है, 1936। अब ये 1936 से हो गया तो ये 1935 एक्ट के बाद यही आता है ऑल इंडिया किसान सभा, ठीक है। अब इसका जो जनरल सेक्रेटरी या फर्स्ट सेशन में NG रंगा रहते हैं, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। सेकंड सेशन में कहाँ होता है, फेजपुर प्रेसिडेंट NG रंगा रहते हैं, ठीक है। उतना ये फर्स्ट सेशन वाला ही याद रखिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वामी सहजानंद के द्वारा ये प्रेसिडेंट रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। स्वामी सहजानंद क्या रहते हैं, प्रेसिडेंट रहते हैं, और जनरल सेक्रेटरी रहते हैं NG रंगा, ठीक है। तो इसको ऐसे याद करते हैं, यहाँ पे NG रंगा में क्या है कि G आता है तो G फॉर हो गया जनरल, और सेक्रेटरी में समझ जाएंगे कि इस रंगा है, और यहाँ प्रेसिडेंट में आएंगे स्वामी सहजानंद। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका था, इसको याद रखिएगा ही। किसान प्राण को कहते हैं, इनका तो स्वामी सहजानंद सरस्वती का हो गया। अब आते हैं और नेक्स्ट वाला यहाँ पे क्या फैक्ट है, यहाँ पे है कि ये बाबा रामचंद्र कौन है, ये ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहे हैं। और ये क्या है कि अवध किसान सभा जो है ये प्रतापगढ़ में 1920 में इन्हीं के एफर्ट के द्वारा फेमस हुआ था, ठीक है। हालांकि BPSC के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट नहीं, UPPSC के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अवध किसान सभा कब हुआ था, ये 1920 में। हम लोग सिंपल ये देखते हैं कि इतना ये सब याद नहीं है, ब्राह्मण फैमिली महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, ये सब नहीं है। बस खाली ये करिए कि अवध किसान सभा कब हुआ था, अवध किसान सभा 1920 में हुआ था, और ये हुआ था बाबा रामचंद्र के द्वारा, ठीक है।
क्योंकि ये सब फार्मिंग से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे किसान सभा हो गया, यहाँ पे अवध किसान सभा हो गया, तो ये सब किसान प्राण हो गया, तो ये सब में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ऑल इंडिया किसान सभा हो गया, बरदौली फार्मर एजिटेशन हो गया था, ये कहाँ पे है 1928 में, वल्लभ भाई पटेल, इंपॉर्टेंट है, याद है। बरदौली फार्मर का जो एजिटेशन कहाँ हुआ था 1928 में हुआ था, 1928 में, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल के द्वारा यहाँ पे इनिशिएट किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जा चुका है। ड्यू टू द सक्सेस इन बरदौली मूवमेंट में इनको जो सक्सेस मिल गया, टैक्स को जो रिबेट दिलाने में सक्सेस हो गया, तो उस समय यहाँ पे क्राइसिस हो गया था, वेदर कंडीशन ख़राब होने के चलते जो है फूड क्राइसिस हो गया था, जिसके चलते ये जो टैक्स रिबेट का डिमांड करते। फाइनली जो वल्लभ भाई पटेल के इंटरफेरेंस है, जो टैक्स रिबेट इन लोग को मिल जाता है, तो इन्हीं जैसे ये मूवमेंट सक्सेसफुल हो जाता है ना, तो यह पटेल को जो है ना सरदार का उपाधि दिया जाता है वहीं के महिलाओं के द्वारा, तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अब यहाँ पे आता है द मूवमेंट स्टार्टेड बाय द प्रोविंशियल किसान सभा ऑफ बंगाल इन सितंबर 1946, तिभागा मूवमेंट के बारे में पूछता है कि तिभागा मूवमेंट किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। 3 भाग है, जैसे होता ना कि जो कल्टीवेटर प्रोड्यूस करता था, तो पूरा लैंड, जैसे वो क्या होता था रेंट पे लिया, रेंट पे मतलब कि ये लैंड पे ये प्रोड्यूस किया था, अब इसका 3 भाग निकलता था, तो उसी तरह से तिभागा सिस्टम के बारे में बोल रहा था कि 3 भाग हम करेंगे, जिसमें कि 2 भाग जो है जो कल्टीवेटर खुद रखेगा और 1 भाग जो है लैंड लॉर्ड रखेगा, या जिसको ज़मींदार कहते हैं, या जो ज़मीन का मालिक है। तो पहले क्या चलता था, पहले चलता था अधिया, आधा हम रखेंगे आधा तुम रखेंगे, लेकिन वो लोग डिमांड करने लगे नहीं, अब अधिया नहीं चलेगा, हम इसको 3 भाग में करेंगे, जिसमें 2 भाग हम रखेंगे, 1 भाग तुम रखेगा। तो इसके लिए 1946 में मूवमेंट चला, तो यहाँ पे हो गया यहाँ पे प्रोविजनल किसान सभा बंगाल जो मूवमेंट स्टार्ट किया था तिभागा 1946, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सितंबर ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब यहाँ पे डिमांड ऑफ तिभागा प्रोविजन मूवमेंट ऑफ बंगाल वाज शेयर ऑफ लैंडलॉर्ड शुड रेड्यूस टू 1/3, वही जो मैंने अभी बताया वही चीज़ है। भूदान मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय विनोबा भावे, वेरी इंपॉर्टेंट। भूदान जो मूवमेंट जो है ये कौन के थे, विनोबा भावे, ये भी संत व्यक्ति थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। भूदान कौन के, भू से भूमि और भावे, विनोबा भावे, और वी दोनों का साउंड वी भ ऐसे करके आ रहा, उससे हम याद कर सकते हैं। अब आते हैं एका मूवमेंट क्या होता है कि इसमें यहाँ पे होता है मेन कंप्लेंट क्या था इसके, क्योंकि जो लैंडलॉर्ड जो है रेंट इंक्रीज कर दिया था लैंड का, तो उसके अगेंस्ट किया था एका मूवमेंट, ठीक है। लीडरशिप क्या था कि बाय यही बैकवर्ड कास्ट मदारी पासी के द्वारा इनके द्वारा ये लीड किया गया था, ठीक है। अब मेन इसका ये सेंटर कहाँ ये हुआ था, हरदोई, बाराबंकी, भरेच, सीतापुर, ये यूपी में मेन डिफरेंट जगह पे हुआ था, और ये मदारी पासी करके ये इसको लीड ले रहे थे। और यहाँ प्रोटेस्ट किया था कि जो कस्टम ऑफ कलेक्टिंग रेंट एज अ प्रोडक्ट मोर देन 50% रेंट रिकवरी, वही है जो अभी नहीं बोला कि 3 भागा वाला में वहाँ पे भी चला, यहाँ पे भी चला कि 50% से भी ज़्यादा ये लोग जो है रेंट रिकवर कर रहे थे। अब फिर इसका बचेगा क्या, इसके पास ये कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, सिर्फ लैंड दिया, 50% मिल गया, सूखा सूखी 50% अपना एंजॉय किया। और ये पूरा इनपुट कॉस्ट किया, अपना पूरा मेहनत किया, पूरा समय वेट किया, पूरा स्ट्रेस लेके कहीं अगर फसल ख़राब नहीं हो जाए, उसके बाद इसको 50% मिलता है। इसमें तो फिर उसका मान के चलिए 40%, तो 30 से 40% तो फिर ये सारा खर्च में चलेगा, बचा के 10%, वो 10% के लिए इतना तो मेहनत किया, ये इतना सब कुछ किया, 10% इसको मिलेगा, कुछ नहीं हुआ तो इसको बस बैठे 50% मिलेगा। तो ये चीज़ है, तो इसी चीज़ के लिए प्रोटेस्ट किया गया कि यहाँ पे मेन पॉइंट यहाँ पे जो है कलेक्ट जो रेंट किया जाता था एज ए प्रोडक्ट के रूप में, वो चीज़ हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन है ट्रेड यूनियन और कम्युनिस्ट पार्टीज़ के बारे में। अब जैसे मद्रास लेबर यूनियन है, ये फाउंडेड किया था बीपी वादिया, ठीक है। ये बीपीएससी के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको लाइट लिया जाए। इस्टेब्लिश 1918, ये सब लाइट लिया जाए। इंडियाज फर्स्ट मॉडर्न लेबर यूनियन ऑर्गेनाइजेशन अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन हो जाएगा, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं, इंडिया का पहला कौन सा, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन तब भी देख सकते हैं कि हम इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह होता, फिर अहमदाबाद हो गया था, फिर खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। केक से हम जो ट्रिक्स इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए थे। तो यहाँ पे अहमदाबाद जो है, वहाँ अहमदाबाद में मिल स्ट्राइक होता है, उस तरीके से कर सकते हैं। मिल जो है आप वो सारे का लेबर मिल करके अपने आप को एक यूनियन और एसोसिएशन बनाया था, उस तरीके से कर सकते हैं। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन इंडिया का पहला जो ये बना था यूनियन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये कब हुआ था, ये 1918 में हुआ था। ये फाउंडेड वही सेम जो बताया ना, यहाँ इसी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में, वहीं से ही ये चीज़ स्टार्ट हुआ था, कहानी वहीं से ही एक्चुअली स्टार्ट हुआ, वही चीज़ से ये आप रिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है इसको, यहाँ पे ट्रेड यूनियन कांग्रेस का भी इसका नाम दिया गया था, ठीक है। अब अदर नेम है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक।
अब रीजन फॉर इस्टेब्लिशमेंट के इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन दे, अब यहाँ 1919 में क्या हुआ था कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हो चुका था, ठीक है। यहाँ पे उसी के आधार पे यहाँ पे जो है ये इस्टेब्लिश किया ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कौन इस्टेब्लिश किया था? एन.एम. जोशी, एन.एम. जोशी। ये जो ट्रेड यूनियन कांग्रेस किया था ये था अहमदाबाद, ये इसके द्वारा हुआ, गांधी जी के द्वारा, ठीक है। ये वाले फैक्ट्री से याद रखेगा, ट्रेड यूनियन कांग्रेस इससे रिलेटेड है, ठीक है। अब ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है यहाँ पे जो होता है ये आता है एन.एम. जोशी के द्वारा होता है, ठीक है। और ये कब हुआ था? 1920 में बना था, इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है ये 1920 में बना था, और 1920 से पहले ही हम लोग क्या बना दिए थे यहाँ पे, ये अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन 1918 में, और वहाँ पे महात्मा गांधी, उसका फिर बाद में यही जा करके क्या बना था? ट्रेड यूनियन कांग्रेस बना, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसे याद रखिएगा, हम लोग पहले मतलब कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से पहले ही ये ट्रेड यूनियन कांग्रेस बन गया था, और ये फिर बनाया ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में, ठीक है। लोकेशन कहाँ बना? बॉम्बे में बना। पहला प्रेसिडेंट कौन थे? लाला लाजपत राय। ये पूछता है, ये भी एन.एम. जोशी भी पूछता है किसके तरफ ये, और ट्रेड यूनियन कांग्रेस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इन कंपेयर टू ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बहुत बड़ा था, इंडिया लेवल पे था, और ये बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। ये बहुत बार पूछा जा चुका था, अब इसको जो है ना देखना बहुत ज़रूरी है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब हुआ था? 1920 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? एन.एम. जोशी के द्वारा हुआ था। कहाँ हुआ था? बॉम्बे हुआ था। बॉम्बे में उस समय लेबर बहुत ज़्यादा मौजूद था, इंडस्ट्री वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री। पहला प्रेसिडेंट कौन थे? लाला लाजपत, बहुत इंपॉर्टेंट। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जोसेफ बैटिस्टा। ज़्यादा पूछता नहीं है, लेकिन एक बार देख सकते हैं बस, ठीक है। फर्स्ट डिवीज़न इसमें कब आया? 1929 में फिर इनका जो है इसमें जो है फर्स्ट डिवीज़न आया, ठीक है। नागपुर सेशन हुआ था इसी में ही। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो है ना, मतलब नागपुर सेशन में हुआ था, उसी में उसके प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। उस समय ये पहला उसमें डिवीज़न आया था, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये एन.एम. जोशी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है लाला लाजपत राय, इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे दूसरे फैक्ट में। अब फाउंडेशन ऑफ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल इन मार्च 1999 बाय व्लादिमीर इलिच लेनिन एंड द रशियन पार्टी बोल्शेविक, ठीक है। ये कम्युनिस्ट इंटरनेशनल जो फाउंडेशन हुआ था इसके द्वारा हुआ था, ठीक है। हालांकि ये उतना पूछा नहीं है, बीपीएससी में अभी तक नहीं पूछा है, तो थोड़ा इस कम इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसको हम आप इसको लाइट ले सकते हैं। मतलब मैं तो इसको उतना पढ़ के नहीं जाता हूँ, आप इसको थोड़ा सा लाइट ले सकते हैं, ठीक है। द टाइम ऑफ रिवोल्यूशनरी फेज ऑफ द ट्रेड यूनियन मूवमेंट इज बिलीव्ड टू बी 1926 टू 1939, ठीक है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है कि जब रिवोल्यूशनरी फेज में था ये ट्रेड यूनियन मूवमेंट, जो रिवोल्यूशनरी फेज में कब था, ये 1936 से 1939 के बीच में। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है, ठीक है। ये 1926 से लेकर 1939 के, क्योंकि 1900 हम लोग यहाँ पे देखें कि 1920 में इस्टेब्लिश हो चुका था, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेड यूनियन का बहुत ज़्यादा रोल प्ले हो रहा था, तो 26 से 39 तक में ना ये लोग रिवोल्यूशनरी तरीके से काम कर रहा था, ठीक है। फर्स्ट इंडिया टू बिकम अ मेंबर ऑफ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, फर्स्ट इंडियन एम.एन. रॉय। जहाँ जहाँ मतलब कि कम्युनिस्ट का बात आई, या जहाँ जहाँ ट्रेड यूनियन का बात है, तो वहाँ एम.एन. रॉय का बात आ जाता है। एम.एन. रॉय हो गया पहला। ये फाउंडेड द रेडियल डेमोक्रेटिक पार्टी है इन द ईयर 1940, एम.एन. रॉय, ठीक है। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, ये बहुत ज़्यादा मतलब कि इसके कम्युनिस्ट के को सपोर्ट करते थे, तो ये वायलेंस को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। एम.एन. रॉय बहुत ज़्यादा मुखर होकर सपोर्ट करते थे, वगैरह वायलेंस का इस्तेमाल ही नहीं करते थे। ये गांधी के सत्याग्रह के धुर विरोधी थे, बोलते थे कि इन लोग के पास हथियार है नहीं, लड़ तो सकता है नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग, जो है भूख हड़ताल करेंगे, तो हम लोग जो है चुपचाप बैठ जाएंगे, मार खाएंगे, उसको इंतज़ार करेंगे, उसका हृदय परिवर्तन होगा। तो ये बोल रहे थे कि ये सब कुछ नहीं, सब टेक्निक है, क्या कि इससे तो हमको पता है कि सामने वाला के पास तो दुनिया भर का खतरनाक वेपन है, तो ये लोग तो उस वेपन से जीत सकते हैं नहीं, क्योंकि उसके पास आर्टिलरी है, टैंक है, फाइटर प्लेन है, दुनिया भर का चीज़ है। तो क्या करेंगे, उसके सामने रोएंगे, गाएंगे, मार खाएंगे, तो उसको क्या होगा ना कि अपने आप जो है उसको दिल जो है पिघल जाएगा और आज़ादी दे देगा। इस तरीके से मतलब वो बोलते थे कि इमोशनल अत्याचार,
जैसे नहीं होता है कि आप घर में भी देखें, या हम सिंपल एक लड़का लड़के के एग्जांपल दे देते हैं। अगर कोई लड़का लड़के रिलेशनशिप में है, अगर किसी को कोई एक इंडिविजुअल को, कोई एक पार्टी को अपना बात मनवाना होता है, अगर सामने वाला बात नहीं मानता है तो अब एकदम उसके लिए एकदम, या तो पहले तो वो झगड़ा करेगा, झगड़ा या बात समझाने का प्रयास करेगा, नहीं बात हुआ तो मान के चलिए कि एग्रेसिव होगा, हो तो एग्रेसिव बात नहीं माने तो फिर वो हाथ काटेगा, तो नहीं खाना खाएगा, ये बात नहीं करेगा, अपने आप को एकदम ये कर देगा सामने वाले को कि मजबूर कर देगा इमोशनली कि बात मनवाने के लिए। तो सेम चीज़ वो गांधी जी जो है नेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट कर रहे थे। मतलब ये एम एन रॉय का एक मतलब ये मैं एग्जांपल देकर के एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेन सारा खेल गांधी जी इमोशनली प्ले कर रहे थे, सारा खेल इमोशनली प्ले करते, क्योंकि हम वेपन से लड़ नहीं सकते, ठीक है। इमोशनली उसको ऐसा कर दो कि वो खुद आज नहीं 4 दिन बाद, 5 दिन, 10 दिन बाद उसको देख के दया आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो जाता है यहाँ पे। तो ये रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है यहाँ पे 1940 में किनके द्वारा, एम एन रॉय के द्वारा यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था। अब रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी जो है ऑफ इंडिया का, वो फाउंडेड हुआ था कि सोमेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट लेकिन एक बार देख सकते, लेकिन हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट है कि 1926-39 के बीच में ये रिवोल्यूशनरी फेज था और एम एन रॉय जो है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से जुड़े हुए थे। अब आते हैं रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में क्या होता है कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूटेड एक कमेटी बनाया था तो जो अभी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी बढ़ रहा था, खासकर जो है 1917 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस सिडनी रॉयल, ठीक है। ये कमेटी को जो है ये गठन किया गया था यहाँ पे। रॉलेट एक्ट जो है ये सिडनी रॉलेट एक जस्टिस थे, उसके अंतर्गत ये जो है मतलब ये कमेटी जो है एक तरीके से गठन किया गया, ठीक। अब यहाँ पे ये बिल जो होता है ये पास होता है मार्च 1919 में। ये इम्पोर्टेंट है, जो रॉलेट है 1919 में जो ये बिल पास हो जाता है, क्योंकि ये जो है ये जो रॉलेट जो है ये मतलब कि रिकमेंडेशन करते हैं, उस रिकमेंडेशन के आधार पे क्या करती है ये एक्ट बना देती है। फिर एक्ट बन जाके उसको उसी क्योंकि कमेटी का नाम था ये रॉलेट, जस्टिस सिडनी रॉलेट ये कमेटी के हेड थे, चेयरमैन थे, तो उसी के नाम पे ये रॉलेट एक्ट ये बनता है, रॉलेट एक्ट, ठीक है। अब ये एक्ट जो है ये पास होता है ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है। अभी भी हम लोग ऐसे ही हम लोग का होता है कि बिल आने के पहले एक कमेटी सेटअप किया जाता है, वो कमेटी रिकमेंडेशन करती है, वो रिकमेंडेशन के आधार पे एक जो है बिल लाया जाता है, और बिल जो है अगर दोनों हाउस और प्रेसिडेंट के से पास होते हुए वो एक्ट बन जाता है। अभी भी हम उसी प्रोसेस को ही फॉलो करते हैं, ये भी उस समय से ये चला आ रहा है, ठीक है। अब ये रॉलेट एक्ट जो है ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के रेन पे जो है टेन्योर में जो है ये पास होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड टेन्योर, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ये पास होता है। अब इस एक्ट से क्या होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है किसी को भी जो है इम्प्रिजन कर सकती है, एनीबडी एनी टाइम विदाउट एनी ट्रायल, नो अपील, नो वकील, नो दलील, इसको ये कहा जाता है। जैसे विदाउट लॉयर, विदाउट अपील, विदाउट आर्गुमेंट लॉ को इसका संज्ञा दिया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे ये एक्ट आया तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में मतलब कि इस तरीके का मतलब कि बात उठने लगा कि ये तो हम लोग के आवाज़ को दबाने के लिए आया है। अगर तुम किसी को भी तुम उठा सकते हो, किसी को भी कभी भी उठा सकते हो, और वो जो है अपना बात नहीं रख सकते, उसके कोई ट्रायल होगा नहीं, तो ये चीज़ होगा, तो ये तो फिर एक तरीके से आवाज़ दबाने का काम हो रहा है। तो ये गांधी जी पहला जो है ये ब्रेव स्टेप लेते हैं इंडियन पॉलिटिक्स में कि अगर रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट जाते हैं और ये क्या सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं, 1919 में ही स्टार्ट कर देते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब गांधी जी रॉलेट सत्याग्रह के लिए 3 प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। पहला तो एक होम रूल लीग और खिलाफत मूवमेंट और सत्याग्रह सभा, ये 3 प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं रॉलेट सत्याग्रह के लिए। जो भी सत्याग्रह, इसमें होम रूल लीग का भी इस्तेमाल करते हैं, खिलाफत मूवमेंट का भी इस्तेमाल करते हैं और सत्याग्रह सभा का भी इस्तेमाल करते हैं। अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, फिर डिटेल में जाएंगे तो फिर लंबा भी हो जाएगा। अभी देखिए अभी और भी हम आगे बढ़ते हैं। अब जलियांवाला महासागर क्या होता है, अब 13 अप्रैल 1919 को ये इवेंट हुआ था, ऑन द डे ऑफ बैसाखी। इंपॉर्टेंट है ये डेट, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब लोकेशन कहाँ हुआ था, जलियांवाला बाग, अमृतसर में हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अब यहाँ पे आते हैं होल्डिंग अ पब्लिक मीटिंग है, उस समय पब्लिक मीटिंग होता, जो बैसाख के समय जो है फेस्टिवल था, तो अब उस समय सब लोग आए थे। अब यहाँ पे टूर, अब यहाँ पे जो है ना वहाँ लोग जो है रेसिस्ट कर रहे थे। इसके पहले ही 13 अप्रैल 1919 के पहले जो है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलो और डॉक्टर सत्यपाल, दोनों एस से स्टार्ट हो रहा, इसको जो है ना सरकार जो है, ब्रिटिश सरकार जो है इसको अरेस्ट कर लेती है, जिसके चलते जो है ना इस लोग को, इसके अरेस्ट को लेकर रेसिस्ट करते हैं और लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं ब्रिटिश रिप्रेशन के अगेंस्ट। तो वहीं पे ये क्या होता है, जो जनरल जो रेनल्ड एडवर्ड हैरी डायर जो है, इसका पूरा नाम याद रखेगा क्योंकि ये नाम पूछता है इसका पूरा नाम क्या है, जनरल रेनल्ड एडवर्ड हैरी डायर, इसको याद रखेगा। जैसे हैरी पॉटर होता है तो हैरी डायर, ठीक है। ये ऑर्डर किया था कि तुम जो है फायर कर दो, ये जो है ऑर्डर किया था फायर कर देने के लिए। वहाँ पे जो ये अपना पुलिस फोर्स लेके जो गया था, वहाँ पे देखा कि नहीं अच्छा ये लोग प्रोटेस्ट कर रहा है, तो अनआर्म्ड क्राउड के पास कोई वेपन नहीं था, लेकिन उसको गोली चलाने का ऑर्डर दिया था। तो जो गोली चलाने का ऑर्डर दिया था उसका ये नाम है, जनरल रेगाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, ठीक है। अब इसके ऊपर भी इसको ऑर्डर मिला था, ठीक है, उसका भी नाम डायर ही था, ठीक है, उसका जनरल ओ डायर नाम था। और अगर जो गोली चलाने का ऑर्डर दिया था वो ये एडवर्ड हैरी डायर था, दोनों याद रखना पड़ेगा, कन्फ्यूज नहीं होना पड़ेगा। तो ये चीज़ हुआ था, क्राउड को, अनआर्म्ड क्राउड को जो है ओपन फायर करने का ऑर्डर दे दिया था। अब जैसे ही यहाँ पे उतने सारे लोग मरे तो फिर इसके रिगार्डिंग लेके पूरा इंडिया में प्रोटेस्ट हुआ। फिर इसके लिए कमीशन बैठा दिया गया, हंटर कमीशन, ठीक है। और एक हंटर कमीशन हम बताते समय हम इसके पहले भी हम लोग हंटर कमीशन के बारे में पढ़े हैं। उस समय में एक और हंटर कमीशन का जिक्र करा था, वो यही हंटर कमीशन है। एक हंटर कमीशन हम लोग एजुकेशन के समय में 1882 के समय में हम लोग जिक्र कर रहे थे कि हंटर कमीशन बैठाया गया था। और जो कि इसके पहले जो 1854 में वुड डिस्पैच एक्ट आता है, जो कि एजुकेशन रिफॉर्म के लिए जाना जाता है, कि वो जो है मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का, तो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का। तो इसका एक्ट का कितना इम्प्लीमेंट हुआ है, नहीं हुआ है, तो इसके लिए 1882 में जा कर के एक कमेटी बैठा गया जिसका नाम है हंटर कमीशन। वो हंटर कमीशन क्या करती है, वो जज करती कि इसमें ये कितना इम्प्लीमेंट हुआ है, नहीं इम्प्लीमेंट हुआ है। तो ये कमेटी रिकमेंड क्या करती है कि हमको जो है ना जो प्राइमरी सेक्टर में मतलब कि बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। हायर, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर होता है ना, तो हायर और यूनिवर्सिटी ये सब में तो मतलब कि अच्छा खासा रिफॉर्म आया था, लेकिन प्राइमरी में का हाल बहुत ज़्यादा ख़राब था, उनको प्राइमरी इंप्रूव करना पड़ेगा। तो हंटर कमीशन आता है 1882 में, तो इस समय वो प्राइमरी की बात करता है। और फिर इसके बाद आता है 1917 में फिर एक और कमेटी बैठता है जिसको हम लोग सैडलर कमीशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। सैडलर कमीशन क्या बोलता है, सैडलर से हम आपको ट्रिक बता के, एस फॉर सैडलर, एस फॉर सेकेंडरी, ये सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में बात करता है कि नहीं हमको सेकेंडरी एजुकेशन को हमको इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैं आपको वहाँ पे जब इसके पहले वाले लेक्चर्स में जिसमें एजुकेशन के रिफॉर्म के बारे में बात चल रहा था, वहाँ पे ये सारा चीज़ को हम बहुत अच्छे से बताए थे। और यही एक हंटर कमीशन वहीं पे जो जिक्र किए थे, यही हंटर कमीशन एक यहाँ पे जो है 1920 में सेटअप किया गया था, यही हंटर कमीशन, ठीक है, जब ये जलियांवाला बाग के ऊपर जो ये कांड हो गया था। अब ये कमीशन जो है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बैठाया गया था। अब ये इन्वेस्टिगेट करते हैं कि आखिर जो मासेकर हुआ है इसका जिम्मेदार कौन है। तो ये रिपोर्ट सबमिट करती है 1920 में, ठीक है। सबमिट कब करती है, 1920 में, इंपॉर्टेंट है। ये हो गया। अब उसके बाद है तो ये हो गया। फिर कंक्लूजन क्या मिलता है कि गवर्नमेंट इज नॉट टू बी द ब्लेम्ड फॉर द एक्सीडेंट। अब ये बोल रहा है कि ना कि जो इवेंट हुआ वहाँ पे, तो जिसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। तो ये डायर्स का वर्क है, ये डिसीजन मेकिंग, इसका जो डिसीजन मेकिंग जो है वो इसका गलत है। सारा चीज़ जो है डायर्स पे डाल दिया कि ना कि इसका जो है डिसीजन मेकिंग ये जो लिया है ये गलत डिसीजन लिया था, ठीक है। अब आते हैं हंटर कमीशन जो बैठाया था, ये हंटर कमीशन से क्वेश्चन पूछता है कि हंटर कमीशन रिपोर्ट कब सबमिट की थी, 1920 में, अभी हम लोग जस्ट पढ़े। उसमें केवल 3 इंडियन मेंबर थे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मेंबर का नाम याद रहता तो बहुत बढ़िया है। सबसे बड़ा चीज़ है कि शीतलवाद, ठीक है, शीतलवाद, और एक पंडित जगत नारायण, दूसरा है कि सुल्तान अहमद खान, ठीक है। ये शीतलवाड़ ये हमको लगता है कि क्रिश्चियन है कि क्या है, क्योंकि इसमें सब कुछ कवर किया, क्रिश्चियन है, हिंदू है, मुस्लिम है, ठीक है। मुझे ये थोड़ा सा फील आ रहा है, मुझे एक्चुअली पता नहीं इसके बारे में कि क्रिश्चियन है कि नहीं, लेकिन नाम से ऐसा लग रहा है। तब भी इसको रखते हैं कि हो सकता है कि क्रिश्चियन है, कि CH है तो एक C हो गया, एक पंडित है गया, हिंदू हो गया, और एक सुल्तान हो गया, मुस्लिम हो गया। तो तीनों थोड़ा सा ये नाम से आप पता करते, पंडित है, सुल्तान है, क्रिश्चियन है, CH हो गया, शीतलवाड़, ठीक है।
अब आता है जनरल डायर के बारे में क्या है ये। फिर जनरल डायर के फिर जैसे ये हंटर कमीशन रिपोर्ट सबमिट करती है तो फिर ये जनरल डायर का ही डिसीजन मेकिंग का गलती बताता है, तो इसको हटा दिया जाता है जनरल डायर को अपने पोस्ट से जलियांवाला मासेकर के लिए। और वेरियस टाइटल गिवन टू द जनरल डायर, फिर जनरल डायर को बहुत सारा टाइटल मिलता है। प्रोटेक्टर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश न्यूज़पेपर, जब ये इवेंट वहाँ पे जो ब्रिटेन में ये न्यूज़पेपर में छपा तो वहाँ जो वाइट पीपल जो है उसका सिंपैथी जनरल डायर के ऊपर था, तो वो लोग न्यूज़पेपर में छपता कि वो एक्चुअली ब्रिटिश एम्पायर को प्रोटेक्ट कर रहा था, इसलिए वो किया। तो प्रोटेक्टर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इसको दिया गया। इवन इसके लिए फ़ंड क्रिएट किया गया था और वहाँ पे इसके लिए पैसा जमा किया गया क्योंकि इसका नौकरी से चला गया था। तो ये ऐसा इवेंट हुआ था। खैर उतना डिटेल में हम जाते नहीं हैं। फिर यह लायन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, बाप रे, ब्रिटिश लॉर्ड्स सभा जो है वहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में यह बोला जाता है कि लायन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर है वो। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर जो दिया गया इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सब चीज़ हम लोग देख रहे हैं। इतना इवेंट करने के बाद उसको इस तरीके का प्रेज किया गया है। और अभी भी जो है आज भी जो है जलियांवाला बाग मासेकर के लिए जो है ब्रिटेन माफ़ी नहीं मांगी है कि हम लोग से ये गलती हुआ है। खैर अब यहाँ पर तो इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, तो जो मेन इशू है कांग्रेस का सेशन का जो हेल्ड हुआ था कलकत्ता में सितंबर 1920 में जलियांवाला बाग मासेकर और खिलाफत मूवमेंट को, ठीक है। सितंबर 1920 में जो है ना ये मेन इशू डिस्कस यही हुआ था, ठीक है। कांग्रेस का यहाँ पे जलियांवाला बाग और खिलाफत मूवमेंट ये दोनों इशू डिस्कस हुआ था, ठीक। मदन मोहन भाई ये जो है खिलाफत मूवमेंट जो है ज्वाइन नहीं किए थे, ये इंपॉर्टेंट है। मदन मोहन भाई ये BHU के संस्थापक है, ये जो है खिलाफत मूवमेंट ज्वाइन नहीं किए थे। अब ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी जो है फॉर्म किया गया था सितंबर 1919 में, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। टाइटल ऑफ हाजिक उल मुल्क वाज गिवन बाय द हकीम अजमल खान, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना नहीं पूछा जाता, ठीक है। अब इसको ऐसे कर पूछा भी जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे हजिक है तो हकीम है, दोनों लगभग जे और के का दोनों आसपास का ही अंतर है, तो इस तरीके से आप याद करते रहे, ठीक है। अब ही वाज अपोज क्या है कि ही वाज अपोज टू ज्वाइनिंग द खिलाफत मूवमेंट विद द मूवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस मोहम्मद अली जिन्ना। हाँ, मोहम्मद अली जिन्ना बोला कि खिलाफत मूवमेंट को जो है ना इसको इंडिपेंडेंस से मत जोड़िए। ये मोहम्मद अली जिन्ना जो है गांधी जी को सचेत किए थे कि भाई तुम जो है, ठीक है, तुम मुस्लिम का सपोर्ट चाहिए, तो मुस्लिम एक्चुअली इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में उतना ज़्यादा रोल प्ले नहीं कर रहे थे। तो अब गांधी जी क्या इस्तेमाल किए कि अगर हम खिलाफत इशू को भी हम अगर रिकॉग्नाइज करते हैं तो उसका मुस्लिम क्या करें, मुस्लिम का भी जो कॉन्फिडेंस जो है इनके ऊपर जगेगा और दोनों हिंदू और मुस्लिम मिल करके जो है ना इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई करेगा। तो मोहम्मद अली जिन्ना गांधी जी को एडवाइस देते हैं कि अब जो है ना रिलीजन को पॉलिटिक्स में नहीं इन्वॉल्व करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यहाँ पे जो है ना, क्योंकि गांधी जी जो है ना कि बार बार जो है रिलीजन को इस्तेमाल किए थे कि चंपारण सत्याग्रह में जो सत्याग्रह जैसा वर्ड है या राम राज्य है ये है, वो रिलीजन को बहुत बार बार मतलब कि यूज करते थे पॉलिटिक्स में। तो यहाँ पे भी अब जैसा यहाँ से क्या हुआ था कि खिलाफत मूवमेंट जो है, खिलाफत एक तरह का रिलीजियस इशू था, उसको यूज कर दिया पॉलिटिक्स में। तो ये मोहम्मद अली जिन्ना गांधी जी को सचेत करते हैं कि रिलीजन को इस्तेमाल नहीं किया जाए पॉलिटिक्स में। और आज हम देखते हैं कि रिलीजन का कितना इस्तेमाल होता है पॉलिटिक्स में, मतलब रिलीजन वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग फैक्टर बनता है। तो ये कि है मोहम्मद अली जिन्ना इस चीज़ को पहले समझा रहे थे, ठीक है, लेकिन गांधी जी माने नहीं, तब भी वो रिलीजन को इस्तेमाल किया पॉलिटिक्स में। ही रिटर्न हिज नाइटहुड गिवन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एज ए मार्क ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट, मतलब एज जलियांवाला बाग मासेकर। रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड का उपाधि मिला था, वो फिर इसको रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। अब सी शंकर नैयर जो है रिजाइन कर देता है वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल से, क्योंकि जलियांवाला बाग जैसा इंसिडेंट सब होता है। ये सब इंपॉर्टेंट है। रविन्द्रनाथ टैगोर जो अपना नाइटहुड जो है रिटर्न कर देते हैं। शंकर नारायण नैयर जो है वो वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रहता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये वो वहाँ से रिजाइन कर देते हैं। सर माइकल ओ डायर हु वाज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब एट द टाइम ऑफ जलियांवाला, बोले नहीं, एक डायर वो था कि जो कि ग्राउंड में डिसीजन लिया, और ये डायर था जो पीछे काम कर रहा था, ऑपरेट कर रहा था। तो यहाँ पे जो सर माइकल ओ डायर था वो लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का उस समय में, जलियांवाला मासेकर। इसको जो 1940 में मारा गया कि उधम सिंह के द्वारा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन में मारा गया था ये उधम सिंह, वहाँ पे जाकर इसको मारे थे। यहाँ पे इतना मतलब कि डेयरिंग वर्क किए थे 1940 में। वो इवेंट कब हुआ है? 1919 में, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को ये इवेंट हुआ। और सोच रहे 20 साल बाद वो जिंदा रहा, वो बहुत बड़ा बात होता है। ये 20 साल में तो बूढ़ा हो गया होगा, 20 साल बाद ये आराम से बैठ के चाय पी रहा होगा, सारा इसका मजाक किरकिरा कर दिया।
तो ये उधम सिंह का उसका सारा धम निकाल दिए, उधम सबका धम निकाल दिया। तो ये माइकल ओ डायर था, ये जनरल वो वाला डायर नहीं था, हैरी डायर नहीं है, इसी का बात कर रहे थे, माइकल ओ डायर। ये उधम सिंह जो है ओ डायर को मारे हैं, ठीक है। वाइसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ जलियांवाला बाग मासेकर कौन सा, ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड, इसके पहले भी पढ़े। अब आते हैं खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट जो हुआ था, अब खिलाफत कमेटी इसके लिए सेटअप किया गया था, ठीक है। तो इस कमेटी में चीफ मेंबर कौन थे, ये सब उतना याद है, डॉक्टर अंसारी, शौकत अली, मोहम्मद अली, और ये उतना याद रखने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये दोनों मोहम्मद अली, शौकत अली बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, अभी आएगा ये अली ब्रदर, यहाँ पे भी आ ही गया। हाँ, ये खिलाफत मूवमेंट जो स्टार्ट किया था, इसका क्रेडिट दिया जाता है ये शौकत अली और मोहम्मद अली, अली ब्रदर इसका से इसको डोनेट करते हैं, ठीक है। मोहम्मद अली, शौकत अली। अब रीजन ऑफ इनिशिएशन क्या है कि यहाँ पे जो है ऑटोमन एम्पायर को जो है ब्रेक कर दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि ये हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है 1914 से 1918 के बीच में होता है। अब फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या होता है कि एक एलाइड पावर होता है, एक एक्सिस पावर होता है। इसमें एक्सिस पावर जो है जीत जाता है, जिसमें कि ब्रिटेन इंपॉर्टेंट प्लेयर होता है उसमें। तो जब ब्रिटेन इसमें जीत जाता है तो वो क्या करता है कि जो ऑटोमन एम्पायर होता है कि ये इसके अगेंस्ट में रहता था, ब्रिटेन के अगेंस्ट में। तो अब जीत जाता है तो ऑटोमन एम्पायर को जो है ना ब्रेक कर देता है बहुत। जो अभी ऑटोमन एम्पायर का जो वन ऑफ द फिगर है टर्की है, और टर्की के आसपास वाला जो एरिया है वो सब ऑटोमन एम्पायर के रीजन में आता था। फिर वो जब जीत जाती है तो इसको ब्रेक कर देती है डिफरेंट में। तो अभी टर्की उसका एक हिस्सा है, ठीक है। अब टर्की उस लेगेसी को लेके चलना चाहते हैं, जैसे यूएसएसआर का लेगेसी रसिया को लेके चलती है, जबकि यूएसएसआर का हिस्सा का जगह ये सब भी जितना था उसके रसिया के जो नेबरिंग कंट्री वो सब भी यूएसएसआर का ही एक समय पार्ट था। लेकिन जो रसिया उसको लेगेसी को लेके चल रही है, उसी तरह से ऑटोमन जो है का लेगेसी टर्की लेके चल रही है आज। तो उसको ऑटोमन एम्पायर को ब्रेक कर दिया गया था, और वहाँ पे ब्रिटिश ये और वहाँ पे जो सुल्तान ऑफ जो टर्की है ये जो था वो उस समय इस्लाम का खलीफा था, ठीक है। और उस ये वाले चीज़ को जो है ना ये ख़त्म कर देती है ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिसके चलते लोग में ये आक्रोश था कि क्यों खलीफा का सिस्टम को ख़त्म कर दिया। तो इस्लाम का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहा था, तो इसीलिए इसके खिलाफ ब्रिटेन के खिलाफ ये लोग मुस्लिम सब भी चला गया था। अब एक्टिविटीज़ क्या होता है कि मूवमेंट स्टार्टेड बाय द इंडियन मुस्लिम टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द ऑटोमन एम्पायर एंड खलीफा ऑफ टर्की। अब इंडिया जब लोग यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट इसी के अगेंस्ट था कि हमको जो है खलीफा ऑफ इस्लाम को रहना चाहिए, सुल्तान ऑफ टर्की रहना चाहिए, तो इसी को लेकर खिलाफत मूवमेंट से। तो अभी यह यहाँ पे भी जो है गांधी जी इसको भी बोलते हैं कि हाँ खलीफा ऑफ टर्की रहना चाहिए, ऑटोमन एम्पायर रहना चाहिए। नवंबर 1919 में ऐसा रहता है, लोकेशन दिल्ली होता है, प्रेसिडेंट खिलाफत कमेटी कौन होता है, महात्मा गांधी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ खिलाफत कमेटी। सोचिए कि अब गांधी जी इतना उसका मुखर दे दिए, अब सोचिए गांधी जी यहाँ पे उसका इमोशनली उसको अपने और खींच लिए, कितना बड़ा चीज़ कर दिए यहाँ पे। तो ये चीज़ हमको समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो गया कि 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट किया था गांधी जी के द्वारा में, और इसी दिन भी जो है ना हमारे ये बाल गंगाधर तिलक जो है अपने शरीर को छोड़ देते हैं, उनके उस समय मृत्यु हो जाती है। इसी जैसे ही मूवमेंट ये स्टार्ट होता है उसी दिन ये होता है। फिर जो है ये बाल गंगाधर तिलक फंड का इस्टेब्लिश किया जाता है, और तुरंत ही में ही मतलब कि वो फंड जो है ना भर जाता है, ऐसा था। तो 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि इसके लिए यहाँ पे कांग्रेस जो है सेशन इस्टेब्लिश किया था। इसके पहले एक स्पेशल सेशन हुआ था कि यहाँ 1 अगस्त 1920 में स्टार्ट किए थे गांधी जी के द्वारा, सितंबर में स्पेशल सेशन है, एस फॉर सितंबर 1920 में किया था नॉन कोऑपरेशन मोशन को लेकर के, जो गांधी जी प्रपोज किए थे। और इसको अपोज कौन किए थे, CR दास, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो है अपोज किए थे CR दास। फिर फाइनल एक और सेशन बैठा गया नागपुर में, एनुअल सेशन में, ठीक है। स्पेशल सेशन एनुअल सेशन में डबल एन आ रहा तो नागपुर हो गया, ठीक है। इसमें डबल एन आ रहा तो एन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ नागपुर हो गया। ये दिसंबर 1920 में हुआ। अब इसमें क्या कहते हैं, अब यही सोचिए कितना दिमाग रखिए, यहाँ पे प्रपोज करने वाले गांधी जी थे और इसको अपोज करने वाले CR दास थे। गांधी जी क्या CR दास जी को इतना बताएं, इतना अच्छे से समझाएं कि अब देखिए जब नागपुर में जब एनुअल सेशन होता है तो CR दास खुद इस प्रपोजल लेके आते हैं कि नहीं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का प्रपोजल लेके आते हैं। सोचिए, समझ रहे हैं कितना बड़ा चीज़ होता है, क्योंकि ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सक्सेस हो गया था। अब यहाँ पे CR दास का जो है ना दिसंबर आते आते एटीट्यूड चेंज हो गया। सोचिए ये कितना बड़ा चीज़ था, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे आते हैं कि ये अब आते हैं यहाँ पे
सक्सेस क्या होता है कि ऑन द फियर ऑफ ब्रिटिश पावर वाज रिमूव फ्रॉम द माइंड ऑफ द पीपल, ठीक है। इसका सक्सेस इसमें यही मिला कि लोगों के जो दिमाग में ना एक ब्रिटिश पावर का लेकर, अरे बहुत बड़ा पावर है, इसको कोई नहीं जीत सकता है, ये वो वाला जो दिमाग में इमेज बना हुआ था, वो चीज़ कहीं ना कहीं लोगों में ख़त्म हुआ, ब्रिटिश पावर का जो फियर था, ठीक है। पीपल वे ऑर्गेनाइज, पहली बार जो है इतने लार्ज लेवल पे जो है इतने डिफरेंट डाइवर्सिटी के लोग जो है ऑर्गेनाइज हुए पहली बार। फॉर द फर्स्ट टाइम द पीपल ऑफ द कंट्री वेर इंट्रोड्यूस द मॉडर्न पॉलिटिक्स। मॉडर्न पॉलिटिक्स में इतने सारे लोग पहली बार जो एक साथ इन्वॉल्व हुए, ये बहुत बड़ा है। द हंगर फॉर फ्रीडम वाज अराउज नम, अब लोग सही में जो है मतलब कि फ्रीडम के लेकर के जो है ये बात करने लगे, इसके लिए लेकर लड़ने लगे कि हाँ हमको अब आज़ादी चाहिए। इसके पहले कुछ ही मतलब कि ये सब जो पॉलिटिकल इंटेलिजेंसिया जो है या सोशल इंटेलिजेंसिया लोग ही मिल करके ये इंडिपेंडेंस खेल रहे थे, आम जनता को मतलब नहीं था। अब जैसे गांधी जी के एंट्री से क्या ना आम जनता अब इनसे कनेक्ट हो पाया, अब आम जनता जो है इंडिपेंडेंस के लिए लेकर अब मुखर हो पा रहा था, वो एक चीज़ होता है। तो ये चीज़ गांधी जी सक्सेस हो गई ये चीज़ करवाने में, ठीक है। अब आता है चोरी चोरा इंसिडेंट। अब 4 फरवरी 1922 को क्या हुआ, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में जो एंग्री मॉब था, भीड़ जिसको कहते हैं, कि वो क्या कहना पुलिस स्टेशन को जो ही आग लगा दिया। तो चोरी चोरा में 4 फरवरी 1920 को आग लगाया, 1922 को आग लगाया, ठीक है। और यहाँ पे क्या कि वो बहुत लोग जो है वहाँ पे जल के मर गए सिपाही, ठीक है। और 12 फरवरी 1922 को क्या हुआ ना कि ये डिसीजन लेते हैं गांधी जी कि हम इस मूवमेंट को सस्पेंड करते हैं। 4 फरवरी को ये इंसिडेंस हुआ चोरी वाला, तारीख याद रहना चाहिए। 5 फरवरी भी रहेगा आपका जो है ना, 5 फरवरी भी रहेगा इसमें ऑप्शन में, लेकिन हमको 4 फरवरी मारना है, ठीक है। अब आते हैं फाइनली जो है 12 फरवरी 1922 को जो है ये मूवमेंट को सस्पेंड कर देते हैं, ठीक है। अब आते हैं जो ये टाइटल जो है केसरी हिंद जो मिला हुआ था गांधी जी को, वो क्या करते हैं ना कि इस टाइटल को जो है छोड़ देते केसरी हिंद को, ठीक है। जलियांवाला बाग के कांड के चलते ये इनको मिला था जब वहाँ पे जब बोइर वार साउथ अफ्रीका में ना पार्टिसिपेट किए थे गांधी जी, इंग्लिश के साथ जो है काम किए थे, उसके मूवमेंट में सपोर्ट किए थे और उसमें ये जो है अपना योगदान दिए थे, वहाँ के लोगों का जो है जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने का काम किए थे। तो इसलिए ये देखते हुए ना उनको केसरी हिंद का डिजिग्नेशन मिला था, लेकिन वो फिर इसको जो है छोड़ देते हैं जलियांवाला बाग के कारण। और राय बहादुर जो है यहाँ पे जमना लाल बजाज भी जो है अपना राय बहादुर का भी टाइटल जो है छोड़ देते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या आता है, अब ये क्रिटिसिज्म मोशन बाय द मुंजी अगेंस्ट गांधी, ठीक है। अब जो गांधी जी का क्रिटिसिज्म कैसे कौन करता है यहाँ पे, ठीक है। क्रिटिसिज्म मोशन बाय जो है मुंजी के द्वारा जो है गांधी के खिलाफ जो है लाया गया था, ये ठीक है, देख सकते हैं इसको। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर, मुंजी जो है गांधी जी के क्रिटिसिज्म को लेकर के काम कर रहे थे। अब स्टेटमेंट ऑफ टैगोर, बर्निंग ऑफ फॉरेन क्लॉथ अनरीजनेबल और रूथलेस वेस्ट। अब टैगोर भी जो है जब ये गांधी जी बोले ना कि हमको जो विदेशी कपड़ा को जलाना चाहिए, तो अब वो किसी न किसी तरीके का कपड़ा एक तरह का वेस्ट हो रहा है, तो ये बर्निंग ऑफ फॉरेन क्लॉथ जो है ना एक मतलब कि टैगोर इस पॉइंट को लेकर के गांधी जी से मतलब कि इस सपोर्ट में नहीं थे, तो वो बोले एक तरह का अनरीजनेबल और रूथलेस वेस्ट है। अब ईयर ऑफ 1921 में क्या हुआ था कि नॉन कॉपरेशन में ना विदेशी कपड़ा जलाया जा रहा था, ये हो गया, तो उसको लेकर के टैगोर ये बोल रहे थे। अब ईयर 1921 में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ काशी विद्यापीठ का हुआ गया कि ठीक है अब हम लोग जो है ना अपना स्वदेशी हर एक चीज़ स्टार्ट करेंगे, तो खुद का एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट किया, काशी विद्यापीठ है। अब गुजरात में जो है विद्यापीठ स्टार्ट किया, पटना में भी विद्यापीठ स्टार्ट किया था, ठीक है। जामिया मिलिया इस्लामिया को जो है फाउंड किया गया था अलीगढ़ में, फिर लेटर जो है इसको दिल्ली में ट्रांसफ़र किया था, जामिया मिलिया इस्लामिया, ठीक है, 1920 में हो गया। फिर उसके बाद 1916 में क्या है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो हम लोग देखेंगे मदन मोहन मालवीय के द्वारा स्टार्ट किया ही गया। अब आता है स्वराज पार्टी 1922 में, जब ये 12 फरवरी 1922 को जो है ये हो गया था, गांधी जी इस इवेंट को यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोक देते हैं चोरी चोरा इंसिडेंट्स के बाद में। तो अब यहाँ पे देखिए उसके बाद फिर क्या होता है 1923 में, देखिए 1923 में स्वराज पार्टी का इस्टेब्लिश होता है। जैसे ही गांधी जी ये इसको रोक देते हैं ना, तो बहुत लोग खफा हो जाता है कि क्यों कर दिया गांधी जी, अभी तो कितना अच्छा हम लोग चल रहा था, ये है वो है, तो बहुत लोग इससे खफा हो जाते हैं। अब 1923 में क्या होता है स्वराज पार्टी में कि ये जनवरी 1923 में इस्टेब्लिश हुआ था। अब इसके फाउंडर थे CR दास, ठीक है, मोतीलाल नेहरू इसके जनरल सेक्रेटरी थे और CR दास इसके प्रेसिडेंट थे। ये बहुत बूढ़ा हो चुके थे CR दास, ठीक है, ये दोनों बहुत बूढ़ा हो चुके थे मोतीलाल नेहरू, और ये उस समय ये 1923 में गांधी जी बहुत यंग थे, ठीक है।
अब अदर मेन लीडर कौन था, श्रीनिवास थे, अयंगर थे, एनसी केलकर थे। तो ये दो इंपॉर्टेंट है कि ये दो है कौन। तो ये लोग स्वराज पार्टी इस्टेब्लिश किए, ठीक है, यहाँ पे कि न कि हम जो है, ये लोग का मानना था कि ना प्रोटेस्ट चलते रहना देना चाहिए था, इसको बीच में ख़त्म नहीं करना चाहिए था। तो अब ये क्या किया ना कि सी आर दास मिल करके जो है ये अपना एक पार्टी बनाए, ये स्वराज पार्टी। इसका मेन पर्पज़ था कि हमको एबोलिश करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक्ट को बाय एंटरिंग द काउंसलिंग थ्रू द इलेक्शन एंड मेकिंग देम इनटू द एंड नॉट टू द फंक्शन। हाँ, इसके बाद हुआ कि 1922 के बाद ना, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो लाया गया था वो उसके हिसाब से इलेक्शन होता है, और उसमें ये बोलते गांधी जी बोलते कि ना हम लोग उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और ना ही हम काउंसिल में एंट्री करेंगे। तो ये यहाँ पर फिर जब गांधी जी ये बात बोलते हैं तो यहाँ फिर दो चीज़ में थॉट में हो जाता है, कुछ लोग उनके सपोर्ट में करते हैं, कुछ लोग उनके अगेंस्ट में रहते हैं। गांधी जी बहुत यंग थे, तो जो अभी ये सब जो है ना सी आर दास हो गए, मोतीलाल नेहरू, ये सब उनसे बहुत उम्रदार थे। ये बोले कि नहीं, हम लोग को क्या करना चाहिए कि हम लोग को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, हाउस में जाना चाहिए, और हाउस का जो काम को उसमें हमको बाधा डालना चाहिए जितना हो सके, न कि एकदम उससे हम दूर निकल जाए। तो लेकिन गांधी जी बोलते थे कि नहीं, हम लोग को जो है उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहिए। तो दो थॉट बन गया था। तो सी आर दास, मोतीलाल नेहरू इस थॉट को लेकर के आगे बढ़े, और गांधी जी के जो सपोर्टर है उस थॉट को आगे लेकर बढ़े। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो अब ये लोग स्वराज पार्टी बनते हैं 1930 में। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो स्वराज पार्टी कौन बनाता है, सी आर दास, और मोतीलाल नेहरू जो इसके जनरल सेक्रेटरी थे, प्रेसिडेंट सी आर दास रहते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे सी आर दास, क्या नाम है, चित्ररंजन दास, सी आर दास को कहा पूरा नाम है इनका। इनको जो है देश बंधु कहा जाता है, ठीक है। दास है, यहाँ से डी से दास है, तो यहाँ पे आ जाए है देश, ठीक है, देश बंधु इनको टाइटल दिया जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है कि ये एडवोकेसी मतलब एडवोकेट थे, ये बहुत बड़े एडवोकेट थे। तो इन बहुत सक्सेस ये लॉयर भी थे। ये जो अरबिंदो घोष, जब अलीपुर बॉम्ब केस में 1907 में अलीपुर बॉम्ब केस में जब अरबिंदो को जो बुक किया गया था, और उनके भाई को भी बुक किया गया था, इनके भाई को जो अरबिंदो के भाई को जो है डेथ पेनल्टी मिल गया था, और अरबिंदो को फिर ये बचाने में लेकिन संभव हो पाई। सी आर दास जो अरबिंदो को बचा लिए थे। फिर अरबिंदो जब बच गए ना, तो फिर उसके बाद वो इंडियन पॉलिटिक्स को छोड़ ही दिए थे, और फिर जाके पौंडीचेरी में आश्रम लेकर के वहीं पे अपना आराम से जो है स्पिरिचुअल जर्नी अपना स्टार्ट कर लिए थे, क्योंकि वहाँ पे जो है इनको कुछ ऐसा स्पिरिचुअल फीलिंग हुआ था जब वो जेल में थे, ठीक है। अब मोतीलाल नेहरू क्या हुआ था कि 16 जनवरी 1922 में ये है कि यहाँ के 19 डिसीजन टू फॉर्म इंडिपेंडेंट पार्टी विद मदन मोहन मालवीय के साथ, ये मोतीलाल नेहरू जो है दिसंबर 1922 में 16 दिसंबर 1922 में कि एक जो है इंडिपेंडेंट पार्टी का फॉर्मेशन का बात कर डिसीजन लिए कि हम फॉर्म करेंगे मदन मोहन मालवीय के साथ मिल करके, ठीक है। ये हो गया। तो मेन यहाँ पे हमको देखिए, ये इंडिपेंडेंट पार्टी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये पार्टी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले बोल देते। ये इंपॉर्टेंट स्वराज पार्टी में कौन कौन मेंबर थे, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें गांधी जी, पटेल, राजेंद्र प्रसाद ये सब नहीं थे, ये सब यंग थे, ठीक है, ये सब इन्वॉल्व नहीं थे, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट अचीवमेंट क्या हुआ इस पार्टी के द्वारा 1925 में, क्या है, विट्ठल भाई पटेल, ठीक है। विट्ठल भाई पटेल क्या हुआ, ये लोग मतलब असेंबली में एंट्री कर लिए, इनको जो है ना प्रेसिडेंट, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रेसिडेंट बना दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट 1925 में, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, साइमन कमीशन 1927 में। साइमन कमीशन 1927 में हुआ था। अब ये क्या हुआ था कि प्रोविजन और इसका फॉर्मेशन क्या हुआ था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो 1919 में आया था, उसका 10 साल हो गया था, उसका रिव्यू करना था। तो एक्चुअली 1929 में बनता, लेकिन 2 साल पहले ही बना दिया गया, क्योंकि जो गवर्नमेंट से उसको डर लग रहा था कि हो सकता है कि लिबरल गवर्नमेंट वहाँ पे बन जाए। तो इसीलिए वो पहले ही कंजर्वेटिव पार्टी सोची कि पहले ही हम जो है साइमन कमीशन का फॉर्मेशन कर दें। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन था, और ये नवंबर 1927 में इसका फॉर्मेशन हुआ बाय द ब्रिटिश PM स्टैनली बाल्डविन। ये इंपॉर्टेंट है, PM का नाम है PM स्टैनली, ठीक है, PM स्टैनली, ठीक है। अब इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन जो है, ये साइमन कमीशन का पूरा नाम होता है इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। अगर कहीं कहीं साइमन कमीशन नहीं भी लिखे, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन लिखे, तो आप ये चीज़ को समझ जाएगा वो साइमन कमीशन का ही बात कर रहा है, ठीक है, 1927 में, ठीक है। अभी अपॉइंटमेंट के बारे में यहाँ पे लिखा कि ऑल यहाँ पे जितना भी मेंबर थे वो नॉन इंडियन थे, वाइट थे, ठीक है। इसको वाइट कमीशन भी कहा जाता था। अब जो कांग्रेस डिसीजन क्या लिया कि हम साइमन कमीशन का अपोज करेंगे, ठीक है, और साइमन कमीशन का अपोज करेंगे, ठीक है। साइमन कमीशन का अपोज करने के लिए कांग्रेस ये डिसीजन लिया, कब लिया था, मद्रास में जो है ना दिसंबर 1927 में सेशन हुआ,
नवंबर 1927 में ये कमीशन सेटअप किया गया और इसमें देखा कि सारा वाइट मेंबर है। तो दिसंबर 1927 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये बना गया, सेशन हुआ, तो उसमें ये डिसीजन लिया कि ना कि हम लोग जो सबको मिल करके जो है ना ये साइमन कमीशन को अपोज करेंगे। तो एक ये फैक्ट हो गया। तो 1927 में ये याद रखना पड़ेगा, जब साइमन कमीशन का सेटअप हुआ तो मद्रास में सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब आता है यहाँ पे कि अब इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है कि अब जो ये साइमन कमीशन स्ट्रक्चर की जो चेयरमैन थे, क्योंकि इसका चेयरमैन का नाम था जॉन साइमन, उसी के लिए जो एक्चुअली कमीशन का एक्चुअली वही नाम रखा जाता है जो उसके प्रेसिडेंट रहते हैं। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट मतलब कि चेयरमैनशिप जिसके पास रहता है, तो जॉन साइमन का चेयरमैनशिप था, इसलिए साइमन कमीशन नाम रख गया इसका। 7 मेंबर जो है इसमें था, चेयरमैन इंक्लूडिंग चेयरमैन, 7 टोटल 7 मेंबर लोग थे, ठीक है। और जो यहाँ जितने भी मेंबर थे वो सब इंग्लिश मैन थे, ठीक है। और क्लेमेंट एटली जो है इसके भी मेंबर थे, क्लेमेंट एटली। बाद में आएगा ये क्लेमेंट एटली कौन थे, क्लेमेंट एटली ये हम लोग को आज़ादी दिलाने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते। ये उस समय पीएम था जब हम लोग को 1947 में जब हम लोग को आज़ादी दिया गया था। कहाँ ब्रिटेन का पीएम था क्लेमेंट एटली, ठीक है। खैर ये उस समय ये साइमन कमीशन का मेंबर था को, और उस समय कोई सोचा नहीं हो, इसलिए क्लेमेंट एटली खुद नहीं सोचा कि हम जो ब्रिटेन के पीएम बनेंगे, ठीक है। ये हो गया, 7 मेंबर था, ये है। अब आते हैं यहाँ पे अपोजिशन में। अब यहाँ अपोजिशन में कौन था, 13 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन जो है बॉम्बे में अराइव करते हैं। 27 में गठन हुआ है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1927 में मतलब कि ये कमीशन सेटअप किया गया। 1928 में ना साइमन कमीशन जो है बॉम्बे अराइव किया, ठीक है। अब बॉम्बे अराइव किया तो ऑर्गेनाइजेशन जो है नेशन वाइड स्ट्राइक हो गया, ठीक है। अब नेशन वाइड स्ट्राइक हो गया। स्लोगन के साइमन कमीशन गो बैक का स्लोगन लगा था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ लाला लाजपत राय क्या किए, अब यहाँ पे देखिए बहुत मेन यहाँ पे प्ले किए थे। लाला लाजपत राय के अपोज किए थे साइमन कमीशन का लाहौर में, ठीक है। एल फॉर लाला और एल फॉर लाहौर, ठीक है। तो ये हालांकि पंजाब से ही करते थे, पंजाब के मुखर नेता थे, तो इसलिए लाहौर में ये इसको लीड किए। अब लीड के प्रोसेसन को फिर इनके ऊपर ना लाठी चार्ज कर दिया गया, इनके सिर में बहुत ज़्यादा चोट लग गया और फाइनली जो है ना इनका मतलब कि डेथ हो गया लाला लाजपत राय को। तो ये अब और भड़का दिया लोगों को। अब ये प्रोमिनेंट लीडर थे पंजाब के, तो अब इनको पंजाब केसरी का भी टाइटल मिला हुआ है, इंपॉर्टेंट है। पंजाब केसरी को लाला लाजपत राय का टाइटल मिला था, ठीक है। अब इसके चलते फिर अब इससे बदला लेने के लिए फिर भगत सिंह भी आ गए हैं, फिर उसके फिर और कहानी अभी स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी उधर अभी जाता है। अब नेहरू रिपोर्ट फिर आया। अब नेहरू रिपोर्ट क्या था, नेहरू रिपोर्ट इससे जुड़ा हुआ कहता है कि अब देखिए अब ये क्या कि साइमन कमीशन के रिस्पॉन्ड में एक रिपोर्ट लाया गया, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट। ये कौन नेहरू रिपोर्ट है, ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा एक रिपोर्ट लाया गया जो साइमन कमीशन के रिस्पॉन्स में प्रिपेयर किया गया। अब ये रिपोर्ट प्रिपेयर किया गया, देखिए बाय प्रेसिडेंट मोतीलाल नेहरू, ऑल पार्टी कमेटी सेक्रेटरी जवाहरलाल नेहरू। मतलब कि यहाँ पे ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो ये रिपोर्ट लाया गया था, एक्चुअली हुआ क्या था ना कि जब साइमन कमीशन का ये लोग अपोज कर रहा था ना, तो वहाँ पे ये सब अंग्रेज सब क्या बोलने लगा ना, ये लोग खुद से संविधान नहीं बना सकता है, ये लोग खुद से नियम कानून नहीं बना सकता है, इसको तो अंग्रेज ही जो है नियम कानून बना सकता है। तो इसी को रिस्पॉन्ड करते हुए ना तो नेहरू क्या किए ना कि एक रिपोर्ट बनाए, उसमें राइट का बात किया कि हम लोग का संविधान कैसा होना चाहिए, हम लोग को किसको पावर देना है, क्या देना है, नहीं देना है। तो उसी के रिस्पॉन्ड में ये रिपोर्ट लाते हैं, ठीक है। और उसी समय क्या होता है कि ऑल पार्टी कमेटी सेक्रेटरी ये जवाहरलाल नेहरू को जो है अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, ऑल पार्टी कमेटी सेक्रेटरी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया ऑल पार्टी कमेटी सेक्रेटरी कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। ये हो गया। अब डिमांड फॉर द डोमिनियन स्टेटस का क्या है कि इन प्लेस ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब जो है ना ये डोमिनियन स्टेटस का हम लोग 1905 में भी डिमांड कर रहे थे जब स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, ठीक है। अब फिर से ये लोग क्या बोले कि हम लोग को डोमिनियन स्टेटस चाहिए, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में है, जिस तरह से कनाडा में है, कि अंडर द नेम ऑफ ब्रिटेन किंग और क्वीन के नाम पे हम लोग रूल करेंगे और यहाँ पे जो है पॉलिसी हम लोग खुद लाएंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे, और लेकिन अंडर द नेम ऑफ ब्रिटेन किंग और क्वीन के थ्रू हम लोग काम करेंगे, ठीक है। वो चीज़ है डोमिनियन स्टेटस है, रादर देन कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है। कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए, हम लोग को डोमिनियन स्टेटस चाहिए। तो अब ये नेहरू रिपोर्ट में था, प्रपोजल फॉर द ज्वाइंट कंस्टिट्यूएंसी फॉर रिजर्व्ड सीट फॉर माइनॉरिटीज इन प्लेस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट ऑन अ कम्युनल लाइन, ठीक है। ये बोला कि ना कि जो माइनॉरिटीज़ है हम लोग के भारत में, मुस्लिम हो गए या जो भी है
और सब भी, ये सब माइनॉरिटी को जो हमको सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दीजिए, उसके जगह पे क्या इन लोग को दे दीजिए, इन लोग को इन लोग का सीट रिजर्व कर दीजिए। मतलब कि इतना अगर टोटल अगर 500 सीट है तो 500 सीट में 100 सीट या 200 सीट जो है आप रिजर्व कर दीजिए इन लोग का, लेकिन जो इन लोग को जो है ना सेपरेट इलेक्टोरेट मत दीजिए। ये चीज़ इसको बोला गया था, ठीक है। ये बोला कि कॉमन, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। प्रोविजन फॉर द फंडामेंटल राइट इन द प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ इसमें फंडामेंटल राइट का जिक्र होता है कि हमको कौन कौन सा राइट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट लाएगा, इसमें डोमिनेंट स्टेटस का बात किया गया, इसमें माइनॉरिटीज को जो है रिजर्वेशन का बात किया जा रहा था, और फंडामेंटल राइट के बारे में बात किया था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम आते हैं, अब ये आगे 1920 से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए।